नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सेंधमारी का खेल, कौन पास कौन फेल। कांग्रेस के किले में बीजेपी की सेंधमारी जारी है। जब से कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का जिम्मा सौंपा गया है, तब से कांग्रेस के गढ़ को ढहाने की कवायद और तेज हो गई है। हालात ये हैं कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता और कमलनाथ के करीबी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के रथ पर सवार हो रहे हैं। यानी बीजेपी का फोकस इस बार कांग्रेस के अभेद किले को भेदने पर है। लेकिन कांग्रेस कह रही है के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसे में वो अपने किले को कैसे बचा पाएगी? क्या अब की बार बीजेपी छिंदवाड़ा में कमल खिलाकर इतिहास रच देगी? आखिर इस सेंधमारी के खेल का असर चुनाव के नतीजों पर कितना पड़ेगा? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के किले पर नजर, बीजेपी नहीं छोड़ रही कसर। एक, दो, तीन, चार, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की ये फहरिस्त अब काफी लंबी हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में वो नेता भी शामिल है जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं और छिंदवाड़ा में वोटर्स के बीच इनकी पकड़ है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता सैयद जफर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो अब कमलनाथ के एक और करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने कांग्रेस छोड़ दी है। यानी जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी इस बार कांग्रेस के किले को ढहाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी हर हाल में छिंदवाड़ा पर फतेह चाहती है, लिहाजा कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी का खेल शुरू हो गया है। भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं, जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस चुनाव में मुझे मोदी जी की आंधी दिखाई दे रही है। मोदी जी के प्रति लोगों का अनुराग दिखाई दे रहा है, मोदी जी के प्रति विश्वास दिखाई दे रहा है, मोदी जी के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। और मोदी जी से अपेक्षा भी है कि छिंदवाड़ा का विकास हो। और जिस तेज गति से देश में मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति हो रही है, उसमें उस दौड़ में छिंदवाड़ा भी पीछे छूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से सांसद कभी भी मोदी जी के समर्थक नहीं रहे। इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने शायद ये तय कर लिया है कि हम मोदी जी से कंधा मिलाकर छिंदवाड़ा का विकास भी करवाएंगे। कितने वोटों से जीतने की? 5 लाख से ज्यादा वोट से। 2019 में जब चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट ही जीत सकी थी। 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए कांग्रेस को भी अब अपने किले को बचाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि छिंदवाड़ा के साथ ही वो प्रदेश में और भी कई सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने किलों को बचा ले, जो कथित तौर पर बीजेपी अपने किले कहती है। और आज की तारीख में जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी बना रही है, छिंदवाड़े को हो या दूसरी सीट्स हो, वो सारी सीट्स से बड़ी मजबूती से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शायद ये सारे के सारे जो उनके मंसूबे हैं, उसको मुंह की खानी पड़ेगी आने वाले समय में। यूं तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं, उनके बेटे नकुलनाथ ही पिछली बार की तरह चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी ने छिंदवाड़ा में सेंधमारी की जिम्मेदारी हरियाणा पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय को दे रखी है। कैलाश विजयवर्गीय को महाकौशल क्लस्टर प्रभारी बनाया है। वो छिंदवाड़ा के दौरे भी कर रहे हैं। जाहिर है कि लोकसभा सीट बीते 72 साल से कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। लिहाजा कांग्रेस के इस अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अब कांग्रेस अपने किले को ढहाने से कैसे बचा पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़ा आंकड़ा गिनाया है नरोत्तम मिश्रा जी ने, 14,758 लोग अब तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है और बीजेपी में जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं 5 लाख से जीतेंगे। आखिर ये भगदड़ रुक क्यों नहीं पा रही है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये जो जाने वाले हैं या तो पद के लालच में जा रहे हैं या अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में जा रहे हैं या ईडी इनकम टैक्स के चक्कर में जा रहे हैं। और कुछ नेताओं के पट्टे हैं तो उनको मालूम है कि हमारे नेता ही चले गए तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये भगदड़ नहीं है, ये राजनीति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उनको लगता है कि हमारे को संपत्ति बचानी है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जिनको करोड़ों की संपत्ति के लिए दबाव दिया गया, दबाया गया। ईडी इनकम टैक्स की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो आदमी इस तरह से छोड़ के जा रहा है और उसमें भगदड़ की स्थिति नहीं। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, उसके पास कार्यकर्ता बहुत है, आज भी वो खड़ी है विपक्ष में पूरी ताकत के साथ। तो ये भगदड़ से, आंकड़े गिनाने से कुछ होता नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के लोगों को। पर कांग्रेस अपनी जगह सक्षमता से खड़ी और खड़ी रही। लेकिन आपकी बात से ये इंगित नहीं होता है कि खूब माल बटोरा सत्ता में जब तक रहे कांग्रेस के नेताओं ने, जो अब ईडी का डर सता रहा है उनको, इनकम टैक्स का डर सता रहा है जो जा रहे हैं। देखिए, अगर आदमी कोई व्यापार करता है, उसने पैसा कमाया है तो वो उसकी उपलब्धता से कमाया, पार्टी के लेवल से कैसे कमाया, पहले तो आप ये बताएं। आप सीधा आरोप कैसे लगा रहे हैं? आरोप नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ना भाई, कि अगर सब कोई डर से जा रहे हैं तो सारे व्यापारी थे आपके यहाँ है। और अगर कोई भी अगर चीज उसकी निकलती है या अननेसेसरी भी दबाया जाता है, कई बार ऐसा नहीं है कि डर ही रहता है, डर दबाया भी तो जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में गुंडागिर्दी कर रही है, एक तरह से कहूंगा कि जो नहीं आ रहा है वो उसको दबा के अपनी पार्टी में ले रही है। ऐसे कई उदाहरण है, अजीत पवार को देख लीजिए आप। ऐसे कई उदाहरण है, मैं गिनाना नहीं चाहता, पर ठीक है, अब आप जो बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने बहुत माल बटोरा है। ये सब आपका बेबुनियाद आरोप है। अब आप मेरा आरोप नहीं है, मेरा तो सवाल था, मैंने आरोप नहीं लगाया कि बटोर लिया। मतलब किस बात का डर? आप कह रहे हैं ना, आपने खुद कहा कि संपत्ति बचाने जा रहे हैं, तो जिसके पास अवैध संपत्ति होगी वो डरेगा, जिसके पास वैध होगी वो क्यों डरेगा? नहीं, अरे जिसने अगर संपत्ति अवैध कमाई है और उसको डर है तो वो गया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? तो कांग्रेस पार्टी, दूसरी बात, ये अवसरवादी लोग अगर इनको वाकई बीजेपी की विचारधारा में जाना था तो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले जाना था। बाद में क्यों गए? ये अवसर का इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी चलेगी। जब उनको लगा कांग्रेस की सरकार गई, अब हमारा वजूद नहीं बचेगा, चाहे नेताओं के पट्टे हो चाहे संपत्ति हो, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन वो पार्टी के लोग तो लग ही नहीं रहे ना। वो पहले पत्र लिखते हैं अपने नेता को, फिर पार्टी को लिखते हैं कि मैं तमाम पदों से इस्तीफा दे रहा हूं, इससे पहले अपने नेता को लिखते हैं। तो आपके तो पार्टी के तो लोग बचे ही नहीं, वो तो नेता के लोग हैं शायद। हाँ, तो ये तो अब इसका तो जस्टिफिकेशन कैसे करेगा आदमी? भाई, मैं अगर पार्टी का प्रवक्ता और कल से जाके मैंने ज्वाइन कर लिया और कल से कुछ लिख दिया तो उसमें पार्टी क्या करेगी? इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? आप तो ये बताएं ब्रजेश जी, ये आदमी की व्यक्तिगत, तो मतलब कांग्रेस का कोई दोष नहीं है? कैसे लोगों को उसने चुना है जो पार्टी की रीति नीति से नहीं जानते हैं? नहीं, इतने सालों से मेरी बात सुनिए, इतने सालों से निष्ठावान रहे और उसके बाद बेईमान हो गए, तो किसी के गिरेबा में तो जाके कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी या जीतू पटवारी जी झांक के तो देख नहीं सकते। ठीक है, जिस तरह से संजय शुक्ला रोकने की कोशिश तो कर सकते हैं, ऐसी कोशिश भी नहीं दिख रही ना। नहीं, क्यों करेंगे हम कोशिश? कांग्रेस पार्टी के पास कोई कमी नहीं कार्यकर्ताओं की, चुनाव लड़ने वालों की। हम तो चाहते हैं ऐसे अवसरवादी लोग चले जाएं ताकि जगह खाली हो तो नए लोगों को जगह मिले। तो व्यास जी, अवसरवादी लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके डर से, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से आ रहे हैं, और ये एक तरह से ना इनके वफादार थे, हो सकता है आपके भी ना रहे, सत्ता बदले तो उधर चले जाएं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि डीएमके काहे नहीं आ रही है, लालू जी काहे नहीं आ रहे कन्विक्ट होने के बाद में, समाजवादी पार्टी काहे नहीं आ रही है, वो धीरज साहू 300 करोड़ रुपए पकड़ा है काहे नहीं आए, अभी प्रजापति जी के यहाँ 1000 करोड़ की संपत्ति पकड़ी काहे नहीं आए,
समस्या सिर्फ यही है कि कांग्रेस ना तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती, ना नेताओं का, ना आमजन का। और जब ये असम्मान की पीड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता झेलता है तो वो दूसरे तल की तरफ डाइवर्ट होता है। 70 बार कांग्रेस टूटी अपने निर्माण के बाद, तो सिर्फ इसी कारण से नहीं ना टूटी कि उस समय से ईडी और सीबीआई और सब लगी थी तमाम दल। 70 बार नए दलों का निर्माण हो चुका है और 70 बार ही कांग्रेस हारी है उसमें, अलग अलग जगहों पर जब नए दलों का निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब इन्हें अर्श और शीर्ष की जो राजनीति है उसमें एकत्रीकरण करने की आवश्यकता है। आपके जो प्रधान नेता है वो अपनी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, वो वायनाड चले जाते हैं। एक और प्रधान नेता है वो राजस्थान से राज्यसभा का टिकट लड़। मुझे एक नाम बता दीजिए जो निष्ठुरता के साथ में आज जनता के मध्य में खड़े होकर ये कह रहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वही नेता प्रतिपक्ष का आपके स्टेटमेंट आते हैं कि अगर ये लोग लड़ लेंगे तो मैं लड़ लूंगा। मतलब अगर आप 28 दूसरे हारेंगे तो 29वां मैं भी हार दूंगा तो कोई समस्या नहीं है। अब कमलनाथ जी की बात जो हुई है छिंदवाड़ा की, आप बताइए कोयलांचल से अखिलेश शुक्ला जी जो लगभग 4 पीढ़ी से कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने 2600 ऐसे कार्यकर्ताओं की लिस्ट तक दी थी कि ये सब कार्यकर्ता हमारे साथ में है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में नेतृत्व क्षमता से जो नेतृत्व है उससे समर्पित होकर, समर्पित भावना से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब प्रश्न आता है जैसे डीएम के वो हिंदू को कोड HIV एक्ट कहती तो कांग्रेस जवाब नहीं देते। संदेश खली में अगर कोई घटना होती है महिला के साथ में तो कांग्रेस जवाब नहीं देती। जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म पर प्रहार किए जाते हैं तो कांग्रेस जवाब नहीं देती। राम मंदिर वाले मुद्दे पर क्या करते हैं, पीछे छुपने का काम करते हैं। 15 दिन जवाब देने के बाद कांग्रेस जवाब नहीं देती। राजस्थान में दिव्या जो महिला विधायिका है वो स्वयं कहती पटल पर खड़े होकर कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो उसको हटा दिया जाता है। मंत्री महेश उन्होंने कहा मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एक विधायक खड़े होकर कहते हैं कि भैया पहले अपना प्रदेश संभाल लो तब बेइज्जत करके हटा दिया जाता है। बेइज्जती और भाषण मत दीजिए। लगता है कि मुद्दे से भटक गए आप, लेकिन क्या ये सेंधमारी बिना डर के है जो वो कह रहे हैं? कमलनाथ क्या डरे नहीं है? मध्य प्रदेश की सेंधमारी की बात करिए आप, क्या इनसे सियासी समीकरण बदल देंगे आप? मैं मध्य प्रदेश में ही तो आप बताइए ना, पिछले चुनाव में 29 सीटों में से 28 पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो ये किस चीज को इंगित करता है? और छिंदवाड़ा से पिछले 3-4 सालों में लोग टूट रहे हैं। ये सिर्फ एक ही साल या एक ही वर्ष की बात नहीं। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में, राष्ट्र निर्माण और नव चेतना में सहयोग प्रदत्त करने के लिए आम कार्यकर्ता, चाहे वे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे एनसीपी के हो, सभी के नाम है उसमें, वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। इसीलिए तो मैंने पूरी हिस्ट्री बताई कि अगर इन प्रश्नों का जवाब है आम जनता के मध्य में नहीं दे पाते तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन उसमें दागी ही क्यों है? उनमें अधिकांश दागी क्यों हैं? जिन पर आरोप लगे ईडी के, जिन पर सीबीआई के, वो बड़े नेता ही क्यों आए आपके पास अधिकांश? आप बता दीजिए। सुरेश इनसे मैं पूछ लेता हूँ, मेरे मित्र से, सुरेश पचौरी जी पे आरोप था क्या? जगत प्रकाश जी जो पूर्व महापौर है उन पर आरोप था क्या? साहू जी पे आरोप था क्या? उसके बाद में विशाल पटेल पर अभी आरोप था क्या? उसके बाद में हर्षित गुरु पे आरोप था क्या? रजनी बाल पांडे पे आरोप था क्या? अमिता बागरी पे आरोप था क्या? ममता सेंगर पे आरोप था क्या? वीरेंद्र सिंह जी पे आरोप था क्या? द्विवेदी पर आरोप था क्या? ऐसे कितने? तो आनंद जी, आप इस तरह से अपने नेताओं पर ही आरोप लगाकर उनका अपमान करते हैं, इस वजह से वो जाते हैं और राष्ट्रवाद की वजह से जाते हैं। तो ये सब नेता, मेरा ऐसा कहना था, ये नेता को अगर आरोप लगा है या हमने उनका अपमान किया है तो ये 2023 के पहले क्यों नहीं गए? इसका जवाब इनसे लीजिए। विशाल पटेल जी की बात कर रहे हैं, संजय शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। संजय शुक्ला जी पे 140 करोड़ की रिकवरी निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने माइनिंग में, ठीक है। 1400 करोड़ की जमीन उनकी अटकी हुई है। विशाल पटेल जी, उनके जो बड़े भाई, उनके जो छोटे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। जांच तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जांच बंद नहीं होगी। यही प्रधानमंत्री जी ने पटेल पर खड़े होकर कहा है। और समूचे देश में जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, किसी भी दल से किसी पर भी जांच बंद हुई हो, आनंद जी लौट रहा हूँ मैं आप दोनों के पास, ठीक है। शर्मा जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेता हूं। शर्मा जी, बड़ा आंकड़ा है नरोत्तम मिश्रा ने जो बताया, क्या इससे मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण बदल जाएगा? छिंदवाड़ा में जो सेंधमारी चल रही है, इस बार बीजेपी इस सेंधमारी की वजह से उस किले को भी फतेह कर लेगी? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए हैं,
इनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जमावट है या कांग्रेस की शक्ति है उस पर फर्क तो पड़ेगा। अब वो उनके बारे में चाहे जो भाजपा जो भी कहे, कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ताकत बराबर कमजोर होती चली गई है। लेकिन एक दूसरी बात कांग्रेस के बारे में ये है, ये तो ठीक है कि आज सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कोई डर के कारण जा रहा है, कोई लालच के कारण जा रहा है, लेकिन जब से कांग्रेस बनी है उससे लोग टूटे हैं। मैं चार बड़े नेताओं के उदाहरण देता हूं। गांधी जी ने एक बार त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से 1936 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कांग्रेस छोड़ी, डॉक्टर हेडगेवार ने भी कांग्रेस छोड़ी, सावरकर जी ने भी कांग्रेस छोड़ी, स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस छोड़ी, डॉक्टर मुंजे ने कांग्रेस छोड़ी। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस को, एक बार मोतीलाल जी नेहरू ने 1915 या 16 में स्वराज पार्टी बना ली थी कांग्रेस से अलग होकर के। तो कांग्रेस से लोग लगातार जाते रहे हैं, ये कोई पहली बात नहीं है। बीच में अगर आप देखेंगे तो जगजीवन राम चले गए, मोरारजी देसाई चले गए, यशवंतराव चौहान चले गए, तो कांग्रेस से लोग जाते रहे। तो कांग्रेस से अगर कोई जा रहे हैं तो मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो जाते रहेंगे लोग। लेकिन इसमें एक भाजपा के सामने एक दूसरी समस्या ये भी होगी कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो भाजपा को दो तरह की समस्या इस चुनाव में आएगी। एक तो सबसे पहली जो उनका अपना कार्यकर्ता है उसके बीच में जो वैचारिक द्वंद्व और काम का जो स्पर्धा होगी, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे भाजपा के जो निचले स्तर पर संगठन के नेता काम करते हैं वो फिर कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाए। एक पिछला उदाहरण अगर मैं दो चार गिना सकता हूं, मैं 2018 का ही उदाहरण दूं। 2018 में कांग्रेस को लगता होगा कि वो चुनाव जीत गई और सरकार बना ली थी। मेरी दृष्टि में वो भाजपा हारी थी, वो ओवर कॉन्फिडेंस में हारी थी भाजपा। तो मैं समझता हूं कहीं भाजपा फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाए, क्योंकि 5-6 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी सफलता मिली, मेरे अनुमान से ज्यादा सीटें मिली। मेरा अनुमान भी इतना सीटों का नहीं था, भाजपा की जीत का अनुमान था जो मैंने कई चैनलों पर दिया था, इतनी सीट का नहीं था। तो लेकिन फिर भी 5-6 लोकसभा की सीट ऐसी है जिस पर बड़ी टक्कर होने वाली है। तो इन सीटों पर कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में हो और जो एक सीट कांग्रेस के पास है उसमें एक आध और बढ़ती हो जाए। हालांकि भाजपा की पूरी ताकत जो है वो छिंदवाड़ा सीट पर है और इस बार छिंदवाड़ा सीट को बचाना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इसके साथ साथ मुरैना की सीट है, झाबुआ की सीट है, मंडला की सीट है। इन सीटों पर उनको क्या रणनीति बनाते हैं ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है जी। लेकिन शर्मा जी, आप उस 2023 के विधानसभा चुनाव के वोट बैंक के आधार पर इस तरह का आकलन कर रहे हैं, लेकिन हमने 2018 के बाद 2019 का चुनाव भी देखा है कि किस तरह से मोदी सरकार को या केंद्र को वोट मिले थे। विधानसभा में एक तरह से कांग्रेस को मिले थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को मिले थे। तो वो भी समीकरण यहाँ हो सकता है, शायद ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह हो। और दूसरी बात जो आपने कहा, कांग्रेस लगातार टूटती रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस इतनी कमजोर होती जा रही है। देखिए, यहाँ दो कारण है। कांग्रेस जो कमजोर हो रही है वो वैचारिक द्वंद्व के कारण हो रही है। कितनी सारी चीजें हैं कि कांग्रेस अपनी लीग से हट गई। आज आपने अगर देखा होगा कि आनंद शर्मा जी का बयान भी आया, जो मैंने कई वक्त आपके चैनल पर ही कहा था। कांग्रेस कभी भी जातिवादी राजनीति पर काम नहीं करती थी। ये ठीक है कि उस पर तुष्टीकरण का आरोप 1921 से 22 से लगा था, जब गांधी जी ने वो खिलाफत आंदोलन जोड़ लिया था, तब से तुष्टीकरण का आरोप लगा। लेकिन जातिवादी राजनीति पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, वो हमेशा कभी नहीं करती थी। उनका तो नारा ही था कि ना जात पर ना पात पर वोट लगेगा। उसके बाद अब वो जाति की राजनीति करते रहे, राम की राजनीति करते रहे। वो जो लखनऊ के संत थे, जो उनका नाम मैं एकदम भूल रहा हूँ, वो छोड़कर गए। तो इस वक्त कांग्रेस अपने वैचारिक द्वंद्व में पड़ रही है। तो उस वैचारिक द्वंद्व में कांग्रेस में चूंकि कांग्रेस को मैं हमेशा कहा करता था, जिस तरीके से गंगा जी में सारी धाराएं आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार कांग्रेस में सब विचार के लोग हैं। तो वो जो आस्था वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं धर्म संस्कृति को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको आहत लगा। और मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं, जैसे वो शुक्ला जी, संजय शुक्ला इंदौर वाले, या सुरेश पचौरी, या दीपक सक्सेना, ये लोग, उनको चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, ये आस्थावादी लोग हैं। कहीं ना कहीं ये आस्था के कारण जो चोट लग रही है उसके कारण छोड़ा है। और ये जो कई बार कांग्रेस खुद मौके देती है भाजपा को काम करने के। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं ब्रजेश जी, आप मुझे बताइए, अभी कर्नाटक में इन्होंने मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगाया। मैंने जब लिस्ट देखी कि कितने मंदिरों से लाभ मिलेगा, कुल मिलाकर के 350 मंदिर आ रहे हैं। अब 350 मंदिरों पर टैक्स लगा करके पूरे देश में आपने क्या मैसेज दे दिया?
वहीं वक्फ बोर्ड को पैसा 100 करोड़ देंगे, चर्च को 200 करोड़ देंगे, मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स लगेगा। तो कांग्रेस खुद कई बार मुद्दे दे रही है इस समय भाजपा के लिए। जब कई वक्त कहते हैं ना मति भ्रम होती है तो वो आदमी गलत निर्णय लेता है। कई बार नहीं दे रही, हम तो देख रहे हैं कांग्रेस लगातार द्वंद्व है। कुछ चुनाव से देती ही आ रही है। चाहे वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, नौता ठुकराना थी, आपको नहीं जाना थी तो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे कई मौके आते हैं जब आप सवाल खड़ा करते हो तो फंस जाते हो आनंद जी। लेकिन 70 बार कांग्रेस टूटी, तब तो ईडी का डर नहीं था, सीबीआई का डर नहीं था, तब तो आपकी ही सरकार थी। और अभी वैचारिक द्वंद्व से जूझ रही है आप, जो विचारक रूप से सब जो आप में मिल जाते थे कहीं ना कहीं आहत हुए, इसलिए भी जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आरोप लगा देना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, बड़ा परिवार होता है, विचारिक मतभेद होते हैं तो आदमी चाहता है भाई। देखिए, कोई भी पार्टी को चलाना तो एक व्यक्ति चलाएगा ना। आज इस 140 करोड़ देश की जनता में अगर कांग्रेस पार्टी को लीड करती है तो गए कितने, 14,000 लोग ही तो गए। नरोत्तम मिश्रा जी ने जैसा आंकड़ा दिया। आज कोई भी परिवार को चलाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। अगर किसी को डिसीजन नहीं जमता है या उसका महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो वो छोड़ के चला जाता है। तो इस पर मुखिया पे सवाल नहीं उठते क्या? जो परिवार का मुखिया होता है उस पर सवाल नहीं उठते क्या? अभी मेरी बात सुनिए, हमारे पत्रकार विश्लेषक, ये राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बोला कि 70 बार पार्टी टूटी और आज भी कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो आप बताइए कि किसी के जाने से सिंबल को, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, तो कई आते हैं जिसको नहीं समझ में आता है वो चले जाता है। तो किसी की व्यक्तिगत उसको तो हम क्लेम नहीं कर सकते ना ब्रजेश जी। लेकिन अंतर है ना, आप कह रहे हैं कि 70 बार टूटी है, लेकिन तब किसी डर से नहीं टूटी थी। आज जो आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं उन्हें आप कह रहे हैं कि वो डर से जा रहे हैं। देखिए, जब कोई नेतृत्व कर रहा है और उसकी बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है और वो छोड़ के जा रहा है तो ऐसा थोड़ी कि छोड़ के गए तो आप सबको बुला बुला के हम लोग रखेंगे। मतलब ऑलवेज राइट वाला जो फार्मूला है वो लागू रहेगा। देखिए, संगठन हो, परिवार हो, कोई भी संस्था हो, वो चलती पॉलिसीज पे। पॉलिसीज जो बात करेगी, अगर किसी को पॉलिसी नहीं समझ में आ रही और वो जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में से भी तो कई लोग निकले हैं, तो क्या वो रूठ के गए, क्या डर के गए? उनको पॉलिसी नहीं समझ में, बाकी सीनियर को आपने न्यूट्रल कर दिया। रही बात आप चुनाव लड़ने की बात, अभी आपके प्रवक्ता कर रहे थे, तो इनसे बोलिए कि नरेंद्र मोदी जी को पश्चिम बंगाल भेजे लड़ने के लिए, वायनाड भेजे स्मृति ईरानी को। यहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं हिंदू सीटों पे, आप जाइए ना वहां पे, क्यों नहीं जाते हैं आप हम पे क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी सीटों पे जाइए ना, 2 जगह लड़के बताइए, तब आपको मालूम पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी की कितनी पब्लिसिटी है पूरे हिंदुस्तान में। जाइए, आप बोलिए नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के जाएगा। अमेठी तो उनका गढ़ था ना, पश्चिम बंगाल में लड़ते आ रहे थे उनके, वहां से जाएंगे तो सवाल उठेगा। बोलिए, मेरी बात सुनिए, कैलाश विजयवर्गीय को बोलिए कि पश्चिम बंगाल जाके लड़े, वहां से किस तरह से लड़ी है ना पश्चिम बंगाल में। हाल देख लिए। एक छोटा सा जवाब व्यास जी, ओवर कॉन्फिडेंस में और आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे साथ पाएंगे जो एक द्वंद्व होगा उनके बीच में, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं कांग्रेस से? छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। वापस रिपीट कर दीजिए, ये बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं है। आप दोनों लोग 2018 में भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मात खा गए थे, इस बार भी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है। और दूसरा सवाल कि जो कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में और कांग्रेस से आए लोगों में जो द्वंद्व होगा उससे कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी भी स्थिति में ना तो पूर्व में थे ना आदि है। निश्चित रूप से 2018 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत फिर भी कांग्रेस से ज्यादा था। उसके बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने बता दिया करके। और दूसरी बात है, जो कांग्रेस से आ रहे हैं, मुझे लगता है वे वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कैडर बेस्ड राजनीति को देख रहे हैं, और उसको जब उन्होंने आत्मसात किया तब आने के उन्होंने प्रयास करे। सुरेश पचौरी जी लगभग पूर्व केंद्रीय मंत्री, 30 से 40 वर्षों से कांग्रेस का दामन थाम के रिपीट कर रहे हैं आप। माफी चाहता हूं, चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को अंतर मन में विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची है। क्या वैचारिक द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस के अंदर? जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, तमाम धारा हैं एक समुद्र में, जिस तरह नदियां मिल जाती वैसे मिल जाती थी। समान विचार धारा वाले, अन्य विचारधारा वाले लोग भी कांग्रेस में थे। लेकिन क्या वजह है? कांग्रेस का आला कमान कुछ निर्णय ऐसे ले रहा है कि कोई आस्था से आहत होकर, तो कोई वैचारिक द्वंद्वता की वजह से बीजेपी में जा रहा है। इस पर विचार करेंगे तो शायद ज़्यादा भला होगा कांग्रेस का। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।